हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको लूसेंट करवा रहे थे। ये लूसेंट जीके की बुक हम कर रहे थे, जिसका हिस्ट्री वाला पार्ट हम कर रहे थे। ठीक है, तो हिस्ट्री वाले पार्ट की आपको जैसे ही पता है कि इसमें 3 पार्ट आपकी हिस्ट्री के दिए गए हैं। ठीक है, तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, तो हम प्राचीन भारत कर चुके थे। ठीक है, आज से हम मध्यकालीन भारत स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ बने रहिए। ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको जैसे कि पता है कि आपकी लूसेंट की 2 बुक्स हैं। एक तो ये डिटेल में है जिसे हम कर रहे हैं, और दूसरी आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप की है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ, इसमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। तो हम दोनों बुक को साथ साथ करेंगे। जैसे ही इसका एक हिस्ट्री वाला पार्ट कंप्लीट होता है, वैसे ही हम इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ठीक है, तो आपके लिए ये बुक, आप इनको अच्छे से आप सुनिए, समझने की कोशिश करिए, ताकि आप क्वेश्चन आंसर अच्छे से कर पाएं। ठीक है, तो आज से हम इसका मध्यकालीन भारत वाला पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो में। ठीक है, मध्यकालीन भारत। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनते हैं। इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, इसमें ये इंटरेस्टिंग भी है, अच्छा भी है। ठीक है, भारत पर अरबों का आक्रमण, इसका फर्स्ट टॉपिक है भारत पर अरबों का आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम का आपने नाम सुना हो तो, के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में जो भारत पर अरबों ने आक्रमण किया था, और ये आक्रमण इनका सफल रहा था। ठीक है, पहला सफल आक्रमण जो अरबों का था, वो इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि अरबों ने जो आक्रमण किया था भारत का, वो किसके नेतृत्व में किया था। तो आप बता सकते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में ये आक्रमण किया गया था, और इसमें ये सफल भी रहे थे। ठीक है, अरबों ने सिंध पर 712 ईसा में विजय पाई थी। ठीक है, अरबों ने जो सिंध पर आक्रमण किया है, ये 712 ईस्वी में ये विजय रहे थे, ये जीत गए थे, इन्होंने सिंध को जीत लिया था। ठीक है, अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि जब अरबों ने आक्रमण किया था, उस समय सिंध पर किसका शासन था। तो किसका शासन था उस समय दाहिर का शासन था। ठीक है, अरब आक्रमण के समय सिंधु पर किसका शासन था, दाहिर का शासन था। ठीक है, भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना था। ठीक है, ये किस उद्देश्य से इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। एक तो पहला उद्देश्य इनका धन दौलत लूटकर यहाँ से ले जाना था, और दूसरा उद्देश्य इनका था कि ये इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। ठीक है, तो ये लगभग दोनों ही कामों में ये सफल रहे थे। ये भारत से धन दौलत भी खूब लूट कर ले गए, और इन्होंने अपना इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी अच्छे से किया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब महमूद गजनी। ठीक है, महमूद गजनी जो थे, अल्पतगीन नामक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य का शासक था। ठीक है, जो अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार था, गजनी साम्राज्य का ये संस्थापक था। ठीक है, अल्पतगीन का गुलाम और दामाद। ठीक है, जो अल्पतगीन था, इनके गुलाम और दामाद थे सुबुक्तगीन। ठीक है, सुबुक्तगीन जो थे, ये इनके गुलाम और दामाद थे। महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था। ठीक है, जो मोहम्मद गजनी था, वो सुबुक्तगीन का पुत्र था। अपने पिता के काल में गजनी खुरासान का शासक था। ठीक है, पहले ये किसके शासक थे, ये खुरासान के शासक थे। कौन, महमूद गजनी। ठीक है, महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 1997 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, महमूद गजनी जिस समय गद्दी पर बैठे हैं, इनकी उम्र 27 वर्ष की थी, और समय 1997 का था। ठीक है, बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान की थी। ठीक है, महमूद गजनी के पद को मान्यता किसने दी थी, बगदाद के खलीफा ने, अल आदिर बिल्लाह। ठीक है, इन्होंने महमूद गजनी के पद को मान्यता देते हुए उन्हें
यमीन उद दौला, ठीक है, इस उपाधियों से इन्होंने सम्मानित किया था। यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्लाह की उपाधियां दी थी इन्होंने, ठीक है। इन्होंने महमूद गजनी को ये 2 उपाधियां दी थी, जो कौन कौन सी उपाधियां थी, यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्लाह, ठीक है। ये उपाधियों से इन्होंने इन्हें सम्मानित किया था। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। जो महमूद गजनी थे, इन्होंने, आपसे पूछा जा सकता है भारत पर इन्होंने कितने बार आक्रमण किया था, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण 1001 ईसा में किया था, ठीक है। महमूद गजनी ने जो अपना पहला आक्रमण किया था भारत में, वो कब किया था, 1001 ईसा में किया था। यह आक्रमण शाही राजा जयपाल के विरुद्ध था, ठीक है। इनका पहला आक्रमण किसके विरुद्ध था, जयपाल के विरुद्ध था। ये नाम आप याद रखेंगे। तो महमूद गजनी ने पहला आक्रमण किया था भारत पर 1001 में, वो किसके विरुद्ध किया था, जयपाल के विरुद्ध किया था, ठीक है। इसमें जयपाल की पराजय हो गई थी और जयपाल जो थे ये हार गए थे, ठीक है। इस आक्रमण में जयपाल क्या थे, हार गए थे, पराजित हो गए थे, ठीक है। महमूद गजनी का 1008 ईसा में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताया जाता है, ठीक है। जो महमूद गजनी ने 1008 में जो इन्होंने नगरकोट के विरुद्ध आक्रमण किया था, इस हमले को, इस आक्रमण को इनका मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताया जाता है, ठीक है। महमूद गजनी ने थानेश्वर के चक्र स्वामी की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया था, ठीक है। महमूद गजनी जो थे, इन्होंने थानेश्वर के चक्र स्वामी की कांस्य की जो मूर्ति थी, कांस्य निर्मित जो प्रतिमा थी, आदमकद प्रतिमा को इन्होंने गजनी भेज दिया था, ठीक है। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1024 में सोमनाथ मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है सोमनाथ वाला, ठीक है। इन्होंने, महमूद गजनी ने जो 1024 में सोमनाथ मंदिर में जो आक्रमण किया था, जो कि सौराष्ट्र में है, इस आक्रमण को, इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दीनार की संपत्ति हाथ लगी थी, ठीक है। सोमनाथ मंदिर वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिए। जो महमूद गजनी था, इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था 1024 में, ठीक है। और 1024 में सोमनाथ मंदिर को इन्होंने लूटा है, इसमें इसे 20 लाख दीनारें इसे हाथ लगी हैं, ठीक है। और सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनहिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया था, ठीक है। अनहिलवाड़ा के जो शासक थे, इन्होंने इस मंदिर की, सोमनाथ मंदिर की रक्षा करने की कोशिश की है, तो इस पर इन्होंने, महमूद गजनी ने इन पर भी आक्रमण कर दिया था। ये आप नाम याद रखेंगे। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने पर के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था। अब देखिए, ये सोमनाथ मंदिर को लूट कर ले जा रहे थे, तो उस समय जाटों ने इन पर आक्रमण कर दिया था, ठीक है। तो जाटों ने इन पर आक्रमण कर दिया और कुछ संपत्ति को जाटों ने लूट लिया इनसे, ठीक है। जब ये लूट कर ले जा रहे थे मंदिर को, उस समय जाटों ने इन पर आक्रमण करके महमूद गजनी पर और कुछ संपत्ति इन्होंने लूट ली थी, जाटों ने भी। महमूद जो गजनी था, इसका अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 में जाटों के विरुद्ध हुआ, ठीक है। अब जाटों से इनकी दुश्मनी हो गई थी, क्योंकि जब सोमनाथ मंदिर का खजाना ही लूट के ले जा रहा था जो महमूद गजनी है, तब जाटों ने इससे खजाना को छीन लिया था, ठीक है। तो जाट भी इसके दुश्मन हो गए थे, तो इसने दोबारा जब आकर 1027 में जाटों पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। तो इसका जो आखिरी आक्रमण था तो जाटों के विरुद्ध था, ठीक है। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 में हो गई थी,
ठीक है। महमूद गजनी की मृत्यु कब हो गई थी? 1030 में। अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी तथा फरुखी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। ये लोग महमूद गजनी के दरबार में रहते थे, इनके नाम थोड़ा ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है मोहम्मद गौरी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये छोटे छोटे टॉपिक है पर इंपॉर्टेंट बहुत है, इनसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। महमूद गौरी, तो मोहम्मद गौरी जो था, मोहम्मद गौरी गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था, ठीक है। गौरी महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज था। 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासन बना, ठीक है। जो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था वो गौर का शासक बन गया। कब बन गया? 1173 में, ठीक है। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में किया, ठीक है। तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था, इसने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1175 में, ठीक है। सुल्तान के विरुद्ध किया था इसने अपना आक्रमण। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण, और इसने जब दूसरा आक्रमण किया है तो इसने दूसरा आक्रमण कब किया है? 1178 में इसने किया है, ठीक है। दूसरा आक्रमण इसने 1178 में किया है। पाटन गुजरात, ठीक है। पाटन गुजरात पर हुआ है इसका दूसरा आक्रमण। यहाँ का शासक भीम द्वितीय, उस समय शासक कौन थे यहाँ के? पाटन गुजरात के भीम द्वितीय थे। भीम द्वितीय गौरी को बुरी तरह से परास्त किया। जो भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह से हरा दिया, परास्त कर दिया। गौरी यहाँ पर, मोहम्मद गौरी क्या था? हार गया यहाँ पे, ठीक है। अब मोहम्मद गौरी द्वारा लड़े गए मुख्य युद्ध, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ये युद्ध, ठीक है। इनको तो आप किसी भी तरह से रट जाइए। तराइन का प्रथम युद्ध, देखिए तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है। 1191 और 1192 लगातार हुए हैं, और दो लोगों के बीच हुए हैं, गौरी और पृथ्वीराज के बीच में, ठीक है। जो पहला तराइन का युद्ध हुआ है गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, इसमें पहले में पृथ्वीराज चौहान जीत गए हैं, ठीक है। और जब दूसरा तराइन का युद्ध हुआ है तो गौरी हार गया है, इसने फिर से दोबारा से पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया है। तो दूसरा जब इसने तराइन का युद्ध किया है उस समय गौरी जीत गया है, ठीक है। पहली बार जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का युद्ध हुआ था, इसमें तो पृथ्वीराज चौहान जीते थे। दोबारा जब हुआ है तब पृथ्वीराज चौहान हार गए हैं और गौरी जीत गया है। तीसरा युद्ध, ठीक है। तीसरा अब हुआ है चंदावर का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ है। 1194 में जो चंदावर का युद्ध हुआ है ये गौरी और जयचंद के बीच हुआ है, ठीक है। ये गौरी और जयचंद के बीच हुआ है 1194 का तराइन का युद्ध। इसमें मोहम्मद गौरी जीत गया है, ठीक है। मोहम्मद गौरी एक बार पृथ्वीराज चौहान से हारा है, बाकी दोनों युद्ध में ही जीत गया है, ठीक है। दूसरा युद्ध तो पृथ्वीराज से जीता है, और तीसरा जो इसका युद्ध है 1194 का, ये जयचंद को इसने हरा दिया है और ये जीत गया है, ठीक है। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपकर गजनी लौट गया था, ठीक है। जो मोहम्मद गौरी था वो अपने जो इसके गुलाम सेनापति थे इनको शासन सौंप दिया इसने, और ये वापस से गजनी लौट गया था। फिर मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 में कर दी गई थी, ठीक है। मोहम्मद गौरी की जो हत्या है वो कब कर दी गई थी? 15 मार्च 1206 में। सल्तनत काल, अब यहाँ से स्टार्ट होता है सल्तनत काल, ठीक है। गुलाम वंश, अब ये गुलाम वंश स्टार्ट हो जाता है यहाँ से सल्तनत काल से। तो गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? गुलाम वंश की स्थापना हुई है 1206 में। जैसे मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई है और उसकी मृत्यु के बाद गुलाम वंश की स्थापना कर दी गई है। किसने की है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में की गई है, और किसके द्वारा की गई है? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। आप रट जाइए, इससे इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की है। वह गौरी का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? ये गौरी का एक गुलाम था,
ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये गौरी का ही एक गुलाम था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 में करवाया है। ठीक है, इसने अपना राज्याभिषेक कब करवाया है? 24 जून 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक करवाया है। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? इसने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की कुतुब मीनार का नाम आपने सुना ही होगा। ठीक है, कुतुब मीनार की नींव रखवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं और दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं कि जो कुतुब मीनार थी इसकी स्टार्टिंग किसने करवाई है और इसे पूरा किसने करवाया है। ठीक है, 2 क्वेश्चन बहुत बनते हैं इससे। तो इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसने कुतुब मीनार की नींव रखवाई थी, मतलब स्टार्टिंग करवा दिया था इसने। कुतुब मीनार का बनना स्टार्ट हो गया था, इसने स्टार्टिंग करवाई थी कुतुब मीनार की, कंप्लीट नहीं करवा पाया था ये, इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। दिल्ली का कुबुत उल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली के अंदर जो कुबुत उल इस्लाम मस्जिद है और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा, ये दोनों कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाए हैं। ठीक है, दिल्ली में कुबुत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा, ये दोनों का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया है। 2.5 दिन के झोपड़े को 2.5 दिन में बनके तैयार हुआ था, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा रख दिया गया। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स भी कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहते हैं? लाख वक्स भी कहा जाता है। लाख वक्स का मतलब क्या होता है? लाखों का दान देने वाला। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स कहा जाता है क्योंकि ये लाखों का दान करता होगा बहुत, इसलिए इसका नाम ये पड़ गया। ठीक है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेना नायक भक्तिका खिलजी था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक सेना नायक था खिलजी, जिसने कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने की कोशिश की थी। ऐबक की मृत्यु 1210 में हो गई थी। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक 6 में तो बना ही था, 6 में तो ये राजगद्दी में बैठा था और 10 में इसकी मृत्यु भी हो गई। इसका टाइम बहुत थोड़ा सा था। ठीक है, लगभग 3.5 साल 4 साल का। ठीक है, तो इसका टाइम बहुत कम था और मृत्यु इसकी हुई कैसे थी? चौगान खेलते हुए। ठीक है, चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। चौगान खेल रहा था घोड़े पे, तभी घोड़े से गिर गया, इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, लाहौर में इसको दफनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया था। इसका राज्य बहुत कम रहा था, इसलिए बहुत सारी चीजें कंप्लीट नहीं करवा पाया था। इसलिए कुतुब मीनार स्टार्टिंग की थी पर एंडिंग किसी और ने कराई थी, इसको आगे पढ़ेंगे हम। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ। ऐबक का, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? आराम शाह। ठीक है, जिसने सिर्फ 8 महीने तक शासन किया था। ठीक है, इसका शासनकाल सिर्फ 8 महीने तक रहा था। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश, अब देखिए इल्तुतमिश का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आराम शाह की हत्या कर दी इल्तुतमिश ने और 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, आराम शाह के बाद कौन आया? इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह आया। आराम शाह का शासन 8 महीने का था। इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या कर दी और इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, कब बैठ गई है? 1211 में। ठीक है, इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था। ठीक है, इल्तुतमिश कहाँ का तुर्क था? तुर्किस्तान का। ठीक है, ये तुर्किस्तान का एक इलवरी तुर्क था जो ऐबक का गुलाम और दामाद था। ठीक है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था, उनका गुलाम भी था। ऐबक की मृत्यु के समय बदायूं का गवर्नर था। जिस समय ऐबक की मृत्यु हुई है उस समय इल्तुतमिश जो था वो बदायूं का गवर्नर था। ठीक है, इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया था। ठीक है, जो इल्तुतमिश थे ये लाहौर से राजधानी को कहाँ ले आए? दिल्ली ले आए। ठीक है, और जो ऐबक थे वो उन्होंने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। फिर इल्तुतमिश
लाहौर से राजधानी कहाँ ले आए, ये दिल्ली ले आए। ठीक है, इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। ठीक है, इल्तुतमिश जो था ये पहला ऐसा शासक था जिसने 1229 में, ठीक है, बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक उपाधि को स्वीकार किया था। ठीक है, इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 में हो गई थी। ठीक है, इल्तुतमिश की जो मृत्यु है 1206 में हो गई थी इसकी मृत्यु। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इनको देख लेते हैं। इल्तुतमिश द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। ठीक है, अब इल्तुतमिश ने क्या क्या काम किए अब देखिए यहाँ पे, आप ध्यान दीजिए। आप कुतुब मीनार का निर्माण को पूरा करवाया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए ये दो क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश दोनों का नाम आता है। ठीक है, अब आप इसमें कंफ्यूज मत होइए कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसका शासनकाल बहुत कम था। ठीक है, इसने कुतुब मीनार का स्टार्टिंग करवाई थी, निर्माण इसने शुरू करवा दिया था पर इसे पूरा नहीं करवा पाया था, इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया है, इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया है। कुतुब मीनार की स्टार्टिंग किसने करवा दी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, याद रखिए आप, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे और इल्तुतमिश जो था इसने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्कों को जारी किया था। चांदी का टका एवं तांबे का जीतल कहा जाता था इन्हें। ठीक है, ये चांदी के टके थे और तांबे के जीतल। इक्का प्रणाली का प्रचलन भी इसने करवाया था। ठीक है, तो इल्तुतमिश से इसने इक्का प्रणाली का स्टार्टिंग करवाई थी और 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया था। ठीक है, इसने 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया था जो तुर्कान ए चिहिलगामी के नाम से जाने जाते थे। किस नाम से जाने जाते थे, तुर्कान ए चिहिलगामी। ठीक है, तुर्कान ए चिहिलगामी के नाम से नहीं जाना जाता था। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया था और जो इल्तुतमिश था इसने सबसे पहले दिल्ली के अमीरों का दमन किया था। ठीक है, इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा था। ठीक है, इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज जो था वो गद्दी पर बैठा था और रुकनुद्दीन किसका पुत्र था, रुकनुद्दीन फिरोज इल्तुतमिश का पुत्र था। ठीक है, वह एक अयोग्य शासक था, ध्यान दीजिए आप, ये एक अयोग्य शासक था। ठीक है, इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। ठीक है, इसका शासनकाल थोड़ा सा था, थोड़े समय का था और इसके पूरे शासनकाल में इसकी मां का दखल बहुत ज्यादा रहा। ठीक है, शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर असीम कर दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, रजिया ये पहली महिला थी हिस्ट्री में जो गद्दी पर बैठी थी। ठीक है, ध्यान दीजिए आप इस लाइन को कि जो शाह तुर्कान के जो अवांछनीय प्रभाव से परेशान होकर, ठीक है, जो शाह इसकी माँ थी, इसकी माँ के गलत व्यवहार से परेशान होकर वहाँ के जो तुर्क के अमीर थे, तुर्क के अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटा दिया गद्दी से। ठीक है, रुकनुद्दीन को हटाकर इसकी बहन रजिया को सिंहासन पर बैठाया था। ठीक है, रजिया को सिंहासन बैठा दिया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी। इसलिए जो रजिया बेगम थी वो पहली मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी। ठीक है, इन्होंने शासन की बागडोर संभालने वाली पहली मुस्लिम महिला थी रजिया बेगम। ठीक है, तो रजिया बेगम के बारे में पूछा जाता है, हिस्ट्री में पहली मुस्लिम महिला थी जिन्होंने जो सिंहासन पर बैठी थी।
रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर तथा पुरुषों की तरह चोंगा, कांबा एवं कुल्हा मतलब टोपी पहनकर दरबार में खुले मुंह से जाने लगी थी। जो रजिया थी इन्होंने पर्दा प्रथा को त्याग दिया था और पुरुषों की तरह कपड़े पहन के ये दरबार में जाती थी। ठीक है, चोंगा और कूला मतलब टोपी और काबा पहन के ये दरबार में जाती थी खुले मुंह। रजिया ने मलिक जमाउद्दीन यातुर से अमीर ए अखुर घोड़ों का सरदार नियुक्त किया था। ठीक है, जो रजिया थी इन्होंने मलिक जमालुद्दीन याकुत को अमीर अखूर यानी कि घोड़ों का सरदार जिन्हें कहते हैं उसे इन्होंने नियुक्त किया था। ठीक है, गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्क अमीर उनके विरुद्ध हो गए थे। ठीक है, जो गैर तुर्क थे, जो तुर्क नहीं थे, उनको रजिया सामंत बनाना चाहती थी, तो इसलिए वहां के जो अमीर थे जो तुर्की अमीर थे वो इनके खिलाफ हो गए थे, इनके विरुद्ध हो गए थे और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मोइजुद्दीन बहराम शाह की गद्दी पर, और इन्होंने फिर क्या किया, रजिया को तो इन्होंने बंदी बना दिया दिल्ली में और इन्होंने मोइजुद्दीन बहराम शाह जो था उसे गद्दी पर बैठा दिया। ठीक है, रजिया को इन्होंने इससे नाराज होकर इन्होंने रजिया को तो बंदी बना दिया और रजिया की जगह किसको गद्दी बैठा दिया इन्होंने, मोइजुद्दीन बहराम शाह को। ठीक है, रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई थी। ठीक है, रजिया की शादी किसके साथ हुई थी, अल्तुनिया के साथ हुई थी। इसने शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया था। ठीक है, इससे शादी के बाद रजिया ने दोबारा से गद्दी प्राप्त करने की कोशिश की थी लेकिन वह असफल हो गई। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 में कर दी गई। ठीक है, बहुत कम समय तक ये रही हैं, तो रजिया की फिर हत्या कर दी गई 13 अक्टूबर 1240 में इनकी हत्या कर दी गई। डाकुओं के द्वारा इनकी हत्या करवाई गई थी, कैथल के पास इनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, डाकुओं ने इसकी हत्या कैथल के पास कर दी गई, डाकुओं से इनकी हत्या करवा दी गई। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 में कर दी गई। ठीक है, अब बहराम शाह की भी हत्या कर दी गई। यहाँ पे बहराम शाह की भी हत्या हो गई। बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 में गद्दी पर बैठा था। ठीक है, जब बहराम शाह की हत्या हो गई उसके बाद दिल्ली के शासन पर कौन बैठा है, सुल्तान अलाउद्दीन। ठीक है, सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा है। बलबन के षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में, अब बलबन का षड्यंत्र यहाँ पर आ जाता है, बलबन ने षड्यंत्र किया था। बलबन के षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मुर्शीद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया गया। ठीक है, फिर इसको हटाकर नसरुद्दीन महमूद को फिर से सुल्तान बना दिया गया। नसरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। देखिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो नसरुद्दीन को इसको जबरदस्ती गद्दी पर बैठा दिया गया था, नसरुद्दीन महमूद ये ऐसा एक सुल्तान था जो अपना जीवन यापन कैसे करता था, टोपी सीके। तो नसरुद्दीन ऐसा सुल्तान था जो कि अपना जीवन यापन कैसे कर रहा था, टोपी सीकर ही अपना जीवन यापन कर रहा था। इसको जबरदस्ती गद्दी पर बैठा दिया गया। ठीक है, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया। ठीक है, फिर बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया। बलबन का वास्तविक नाम बाहुद्दीन था। ठीक है, जो बलबन था इसका वास्तविक नाम क्या था, बाहुद्दीन था। ठीक है, बलबन का वास्तविक नाम जो था वो बाहुद्दीन था, याद रखिए। वह इल्तुतमिश का गुलाम था और जो बलबन था वो किसका गुलाम था, वो इल्तुतमिश का गुलाम था। ठीक है,
तुर्कान ए चिहिलगामी, ठीक है, तुर्कान ए चिहिलगामी का विनाश बलबन ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तुर्कान ए चिहिलगामी का विनाश किसने किया था, तो ये बलबन ने किया था। ठीक है, बलबन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, अब ये बलबन जो था ये 1266 में गियासुद्दीन बलबन के नाम से ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। यह मंगोल के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा था। ठीक है, इसके शासनकाल में मंगोलों ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था और ये सफल रहा था, उनको उनसे इसने जीत गया था, ये उसने दिल्ली की रक्षा की थी। राज दरबार ने सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। ठीक है, राज दरबार में किस किस प्रथा की शुरुआत की थी बलबन ने, एक तो सिजदा था। ठीक है, सिजदा और पैबोस, सिजदा और पैबोस दो प्रथाएं होती थी, उनकी शुरुआत बलबन ने की थी राज दरबार में। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव का प्रारंभ किया था। ठीक है, जो बलबन था इसने नवरोज उत्सव शुरू किया था, जो किस पर आधारित था, फारसी रीति रिवाज पर आधारित था। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह ए रक्त की नीति अपनाई थी। ठीक है, लौह ए रक्त की नीति किसने अपनाई थी पूछा जा सकता है, तो किसने अपनाई थी, बलबन ने अपनाई थी। क्यों अपनाई थी, अपने विरोधियों के लिए इसने अपनाई थी। ठीक है, अपने विरोधियों के लिए बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को अलूग खां की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, अलूग खां की उपाधि किसने दी थी बलबन को, ये नसरुद्दीन महमूद ने दी थी। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, अमीर हसन रहते थे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अमीर खुसरो और अमीर हसन दोनों नाम बहुत ही प्रसिद्ध हैं, याद रखिए आप। अमीर खुसरो और अमीर हसन जो थे वो किसके दरबार में रखे कवि थे, बलबन के दरबार के। ठीक है, बलबन के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे अमीर खुसरो और अमीर हसन। ठीक है, अमीर खुसरो और अमीर हसन जो थे वो बलबन के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक समुद्दीन कैमूर्स था। ठीक है, समुद्दीन कैमूर्स जो था ये गुलाम वंश का अंतिम शासक था। यहाँ से गुलाम वंश खत्म हो जाता है और खिलजी वंश शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आज हम गुलाम वंश तक रहने देते हैं। आधे घंटे का वीडियो आपका हो गया है, आगे हम खिलजी वंश से दूसरे वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम दूसरे वीडियो में करते हैं खिलजी वंश से। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप किसी और सब्जेक्ट का ही वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।